Hello friends, you are watching Physics Concept by Pooja. Today we will discuss about the second chapter of class plus 1, that is units and measurement. इस चैप्टर में हम यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे और किस तरह से मेजरमेंट किया जाता है फिजिकल क्वांटिटीज का, उनके बारे में पढ़ेंगे। अब फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? तो एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जिनको हम मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, उन क्वांटिटीज को हम फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। जैसे कि मास, लेंथ एंड टाइम जो है वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं। एग्जाम्पल के लिए किसी बॉडी का मास जो है वो 10 kg हो सकता है, उसको हम मेजर कर सकते हैं। लेंथ 30 मीटर हो सकती है, सेंटीमीटर में हो सकती है, तो इसको भी हम मेजर कर सकते हैं। और टाइम जो है वो 1 आवर, 60 सेकेंड्स, 30 मिनट्स, तो टाइम को भी हम मेजर कर सकते हैं। इस तरह से ऐसी कोई भी क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो हमारे फिजिक्स के सिलेबस में बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अब फिजिकल क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, मान लेते हैं जैसे मास है, एक फिजिकल क्वांटिटी है क्योंकि हम मास को क्या है, मेजर कर सकते हैं। मान लेते हैं एग्जांपल के लिए किसी का मास जो है वो 10 kg है, तो इस 10 kg में एक तो क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू है। 10 क्या है, एक नंबर है, और kg क्या है, इसकी यूनिट है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम n मतलब उसकी न्यूमेरिक वैल्यू होगी और u मीन उसकी कुछ ना कुछ यूनिट होगी, इस तरह से लिख सकते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास इन यूनिट्स को मेजर करने के कौन कौन से सिस्टम हैं। तो फर्स्ट हमारे पास मेनली 4 सिस्टम है। फर्स्ट सिस्टम है सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम को हम फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, इस सीजीएस सिस्टम में हम लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। C स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर। मास को हम ग्राम में मेजर करते हैं। G स्टैंड्स फॉर ग्राम। एंड टाइम को हम सेकंड के अंदर मेजर करते हैं। S स्टैंड्स फॉर सेकंड। सेकंड हमारे पास सिस्टम है FPS सिस्टम। इस सिस्टम का नाम है ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं हम इसको। ठीक है, क्योंकि इसका यूज जो है वो पहले किया जाता था। लेंथ को इसमें कुल में मेजर करते हैं, फुट में। मास को जो है वो पाउंड में यूज करते हैं, मेजर करते हैं, और टाइम के लिए हम सेकंड यूनिट का यूज करते हैं। ठीक है, थर्ड है MKS सिस्टम। इसमें हम लेंथ को जो है वो मीटर में यूज करते हैं, और मास को केजी के अंदर, किलोग्राम के अंदर, और टाइम को यूनिट लेते हैं सेकंड। फोर्थ वन सिस्टम आता है SI सिस्टम। मेनली ये सिस्टम बहुत ज्यादा फेमस है, SI सिस्टम, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर हम यूनिट्स का मेजरमेंट करते हैं, तो मेनली इसी सिस्टम में करते हैं। इसमें हम लेंथ को मीटर में लेते हैं, मास को किलोग्राम में लेते हैं, और टाइम को जो है वो सेकंड में मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये 4 तरह के सिस्टम हैं जिसमें हम किन्हीं भी यूनिट्स का मेजरमेंट करते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम आते हैं कि जो हमारा SI सिस्टम है, इसमें मेनली हमारे पास 9 यूनिट्स होती हैं SI सिस्टम के अंदर, जिसके अंदर 7 तो फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं। ठीक है, ये फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं ये हम आगे की स्लाइड्स में पढ़ेंगे, और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स है, ये भी देखेंगे कौन कौन सी सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं। अब हमारे पास आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट्स, कि यूनिट्स का क्लासिफाई किस तरह से किया गया है यूनिट्स को। तो यूनिट्स 3 तरह की मेनली होती हैं। फंडामेंटल यूनिट्स बेसिकली 7 होती हैं फंडामेंटल यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स 2 होती हैं। ठीक है, और फिर हमारे पास थर्ड वन है डिराइव्ड यूनिट्स। तो डिराइव्ड यूनिट्स तो बहुत सारी हो सकती हैं, फिजिक्स के अंदर बहुत सारी यूनिट्स हैं, वो डिराइव्ड यूनिट्स हैं। ठीक है, तो डिराइव्ड यूनिट्स की अगर डेफिनेशन हम देखना चाहें तो ये क्या होगी
कि डिराइव्ड यूनिट्स वो यूनिट्स होती हैं जिनको हम एक्सप्रेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। किसकी हेल्प से एक्सप्रेस करेंगे हम डिराइव्ड यूनिट्स को? इन फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से, जो कि 7 है फंडामेंटल यूनिट्स। क्लियर है? अब आगे देखेंगे हम फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन सी हैं। तो हमारे पास ये फंडामेंटल यूनिट्स है 7। यहाँ पर लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, और 7 है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो यहाँ पर इनको किस तरह यूनिट्स हैं कि किस किस में इनको मेजर किया जाता है। तो लेंथ को हम मीटर में मेजर करते हैं, इसका सिंबल जो है वो m है, स्मॉल m। मास को किलोग्राम में मेजर करते हैं, सिंबल kg है। टाइम को हम सेकंड में मेजर करते हैं, सिंबल स्मॉल s है। टेम्परेचर को हम केल्विन में मेजर करते हैं, सिंबल कैपिटल K है। इलेक्ट्रिक करंट को हम एम्पियर में मेजर करते हैं, सिंबल कैपिटल A है। और ल्यूमिनियस इंटेंसिटी क्या होती है? ये लाइट की एनर्जी को मेजर करने की टर्म है। तो ये हमारे पास बेसिकली इतना यूज नहीं होती है टर्म, इसको हम यूनिट से इसकी कैंडेला, और इसका सिंबल है CD। लास्ट वन है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये तो केमिस्ट्री में आप बहुत बार पढ़ोगे। ये क्या है? मोल, इसका यूनिट और सिंबल है स्मॉल MOL। तो ये 7 क्या है हमारे पास? फंडामेंटल यूनिट्स है, मतलब इनको फंडामेंटल यूनिट्स या बेसिक यूनिट में बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स 2 हैं। सबसे पहले प्लेन एंगल। प्लेन एंगल की यूनिट जो है वो रेडियन होती है, और सिंबल क्या है? RAD। प्लेन एंगल क्या होता है? तो ये जो है ये 2D में होता है। प्लेन एंगल जो है वो 2D में होता है, बेसिकली हम मैथ में देखते ही हैं इसको। ये हमारे पास किसी सर्कल की आर्क है, यहाँ पे सर्कल का सेंटर है O, और ये सर्कल की क्या है? रेडियस मान लेते हैं हम, R है। तो यहाँ पर जो सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेन एंगल, थीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं ये जो आर्क है इसकी सर्कल की, इसको S से डिनोट कर दिया मैंने, और जो ये रेडियस है इसको R से डिनोट कर दिया। तो जो एंगल का फॉर्मूला होगा वो किसके इक्वल हो जाता है? एंगल थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, ये तो आर्क हमारा क्या है? S, और रेडियस जो है वो R है। तो थीटा इज इक्वल टू S/R हम लिख सकते हैं। थीटा किसके इक्वल है? आर्क अपॉन रेडियस ऑफ द सर्कल। आर्क को मैंने S लेटर से डिनोट कर दिया है, और रेडियस को जो है वो R से डिनोट कर दिया है। इस टाइम सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बनता है उसको थीटा बोलते हैं, और फॉर्मूला आर्क अपॉन रेडियस S/R। सेकंड वन है सॉलिड एंगल। अभी सॉलिड एंगल क्या है? तो सॉलिड एंगल जो है वो 3D के अंदर होता है। इसकी यूनिट है स्टेडियन, और इसका सिंबल है स्मॉल SR। ठीक है, तो इसको अगर हम समझें तो यहाँ पर अगर हमारे पास कोई स्फीयर है, उसका सेंटर O है, तो अब हम जो स्फीयर का क्या लेंगे? कोई पार्ट लेंगे आर्क के बजाय, तो उसका कुछ ना कुछ सरफेस एरिया आएगा हमारे पास। ठीक है, सरफेस एरिया आएगा, और इस टाइम जो एंगल बनेगा सेंटर के ऊपर 3D में, उसे हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को हम मान लेते हैं D ओमेगा से डिनोट करते हैं। ये हमारा क्या है? D ओमेगा, और यहाँ पे मान लेते हैं हम स्मॉल एरिया ले रहे हैं DA। DA का मतलब क्या है? स्मॉल एरिया, और ये इसकी क्या है? रेडियस। ठीक है, तो जो हमारा सॉलिड एंगल होगा, मतलब सॉलिड एंगल को हम डिनोट करें D ओमेगा से, इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा? इसका फॉर्मूला DA अपॉन में R²। ये आपको इसका पता होना चाहिए डेफिनेशन। सिर्फ ज्यादा यूज ये भी नहीं होता है हमारे सिलेबस में सॉलिड एंगल। बस ये D ओमेगा जो है, ये जो 3D में जो एंगल बनेगा उसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। अगर इसका हम और अच्छी तरह से समझना चाहें तो जैसे कि आपने आइसक्रीम का जो कोन देखा है, तो ये भी क्या है? 3D होता है। तो ये वाला जो एंगल है इसको हम क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल। क्लियर है? ये दोनों ही जो है क्वांटिटी है, सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल, ये डायमेंशनलेस होती है।
आगे आप देखेंगे कि डायमेंशन क्या होता है। ठीक है, ये दोनों क्वांटिटी कैसी हैं, डायमेंशनलेस है, इनकी यूनिट तो है लेकिन डायमेंशंस नहीं है। अब हमारे पास क्वेश्चन अराइज होता है कि ये डायमेंशन क्या है, तो देखते हैं हम डायमेंशन। उससे पहले हम इसकी देख लेते हैं कि एडवांटेज ऑफ एसआई सिस्टम क्या है, कि जो एसआई सिस्टम है इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं। तो सबसे पहले जो हमारा ये एसआई सिस्टम है ये काफी क्लोज है सीजीएस सिस्टम में। मतलब अगर हमें कोई क्वांटिटी सीजीएस सिस्टम है, जैसे कि 1 मीटर में हमारे पास कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो हम क्या है सीजीएस सिस्टम से इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं एसआई सिस्टम में, और एसआई सिस्टम से इजिली हम जा सकते हैं सीजीएस सिस्टम में। ठीक है, तो हमारा ये जो सिस्टम है ये क्लोजली रिलेटेड है सीजीएस सिस्टम के। सेकंड है कि जो हमारा एसआई सिस्टम है ये कोहेरेंट सिस्टम है। कोहेरेंट सिस्टम का क्या मतलब है, the derived units of physical quantity are easily obtained by multiplication or division of fundamental units। जो हमारी डिराइव्ड यूनिट्स हैं, मान लेते हैं इसको, एक हम एक एग्जांपल से समझते हैं। डिराइव्ड यूनिट मान लेते हैं, एरिया जो है वो हमारी डिराइव्ड यूनिट है। ठीक है, एरिया, क्योंकि एरिया जो है वो आपके फंडामेंटल 7 फंडामेंटल यूनिट में से नहीं था ना, तो एरिया जो है वो फंडामेंटल यूनिट नहीं है बल्कि डिराइव्ड यूनिट है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है एरिया का फॉर्मूला। ठीक है, और ब्रेथ भी क्या है, एक तरह की लेंथ ही है, तो इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर लिख सकते हैं हम, मतलब इस तरह से लिख सकते हैं। अब हमने क्या किया, डिराइव्ड यूनिट को जो है वो फंडामेंटल यूनिट की हेल्प से एक्सप्रेस कर दिया है। मतलब जो डिराइव्ड यूनिट है, एरिया क्या है, डिराइव्ड यूनिट है, आर इजिली ऑब्टेन बाय मल्टीप्लीकेशन, या तो मल्टीप्लाई करके या फिर डिवाइड करके। किसको डिवाइड या मल्टीप्लाई करके, फंडामेंटल यूनिट्स को, तो हम इजिली डिराइव्ड यूनिट्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, एरिया जैसे हमारे पास क्या है, डिराइव्ड यूनिट है, तो इसको हमने फंडामेंटल यूनिट्स को 2 बार मल्टीप्लाई किया तो हमने डिराइव्ड यूनिट को इजिली एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट इसकी क्या है, थर्ड है रेशनल सिस्टम। ये रेशनल सिस्टम है, एसआई सिस्टम जो है, इसका मीनिंग क्या है कि जैसे कि हमारे पास सिस्टम में एनर्जी की यूनिट, एसआई सिस्टम में एनर्जी की यूनिट जो है वो जूल है। तो जितनी भी टाइप की हमारे पास एनर्जी होगी उन सब की यूनिट्स क्या होगी, जूल ही होगी, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो। तो जितनी भी तरह की हमारे पास एनर्जी है उन सब की यूनिट्स क्या होगी, जूल ही होगी। तो ये कुछ एडवांटेजेस थी एसआई सिस्टम की। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं डायमेंशंस क्या होते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, डायमेंशंस क्या होते हैं। तो डायमेंशंस क्या है कि आप डिराइव्ड यूनिट्स ऑफ ऑल फिजिकल क्वांटिटी, जितनी भी फिजिकल डिराइव्ड यूनिट्स हैं उनको आप इजिली एक्सप्रेस कर सकते हैं किसकी फॉर्म में, फंडामेंटल यूनिट्स की फॉर्म में, मास लेंथ एंड टाइम रेज टू सम पावर, दैट पावर आर कॉल्ड द डायमेंशन। एग्जाम्पल समझते हैं, यहाँ से देखो ये डेफिनेशन आपको एग्जाम्पल से अच्छी तरह क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे मैंने एक एरिया क्या ले लिया, यहाँ पर एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी ले ली, क्योंकि ये फंडामेंटल भी नहीं है तो डिराइव्ड मैंने फिजिकल क्वांटिटी ले ली। एरिया का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ, ब्रेथ भी क्या है, लेंथ ही है, तो एल की पावर 2 हो गया। ठीक है, तो एरिया को मैं कैसे लिख सकती हूँ, एम मास लेंथ और टाइम, ये बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स है। तो अगर कोई भी हमें डिराइव्ड यूनिट्स लिखनी होती है तो हम मास लेंथ और टाइम की टर्म में ही उसको लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मास की तो कोई पावर नहीं दिख रही तो उसकी पावर हम 0 लिख सकते हैं। लेंथ की कितनी पावर दिख रही है हमें, 2, और टी की पावर कुछ नहीं है, यहाँ पर टी के फंक्शन तो टी की पावर 0 लिख सकते हैं। तो जो ये पावर्स हैं 0, 2 और 0, इन पावर्स को तो हम बोलते हैं डायमेंशंस। क्या बोलते हैं इनको, डायमेंशंस। अब एक बार दोबारा से रीड करो, डेफिनेशन क्या कह रहा है, डिराइव्ड यूनिट्स ऑफ ऑल फिजिकल क्वांटिटी, कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है
उसकी डिराइव्ड यूनिट को हम कैसे लिख सकते हैं, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। या लेंथ और ब्रेथ लेंथ क्या फंडामेंटल यूनिट्स है, तो इनकी फंडामेंटल यूनिट्स की टर्म मास, लेंथ और टाइम की जो पावर है उनकी टर्म्स में हम लिख सकते हैं। और इन पावर्स को भी क्या बोलते हैं, हम डायमेंशन बोलते हैं। फिर एक नेक्स्ट टर्म आती है कि डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है। तो जब हम ब्रैकेट में लिख के m की पावर 0, l की पावर 2 और t की पावर 0 लिखते हैं, तो ये क्या बन जाता है, डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाता है। फिर नेक्स्ट टर्म आती है हमारे पास डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है। तो इक्वेशन क्या होती है, जब उस टर्म्स को जिसका डायमेंशन फॉर्मूला है उसको इक्वेट करके लिख देते हो, तो ये डायमेंशन फॉर्मूला किसका है, एरिया का। तो इसको इक्वेट करके लिख दिया, तो ये क्या बन गया हमारे पास, डायमेंशनल इक्वेशन बन गई। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं कि जो पावर्स हैं उनको डायमेंशंस बोलेंगे। अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि एरिया के डायमेंशंस क्या है, तो आप बोलोगे एरिया के डायमेंशन मास की टर्म्स में 0 है, लेंथ की टर्म में 2 है और टाइम की टर्म्स में 0 है। Dimensions of area in term of mass 0, in terms of length 2 और in terms of time 0। अगर इस तरह से लिख दिया जाता है ब्रैकेट में MLT की फॉर्म करके, तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया। और जिस क्वांटिटी को हमने इक्वेट कर दिया जिसका ये डायमेंशनल फॉर्मूला है, तो ये डायमेंशनल इक्वेशन हो गई। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि डायमेंशंस क्या होते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है और डायमेंशन इक्वेशन क्या होती है। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ डायमेंशनल फॉर्मूला हम निकालेंगे फिजिकल क्वांटिटीज का। तो सबसे पहले हम डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे लेंथ का। तो लेंथ के लिए हमने l की पावर 1 ली होगी लेंथ, तो m की कोई टर्म नहीं है, t की कोई टर्म नहीं है, तो उसी टर्म को हमने 0 लिख दिया। ठीक है, लेंथ तो वैसे हमारी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं m0 l1 t0। मास क्या है, m की पावर 1 लिख देंगे, l और t का कोई फंक्शन नहीं है तो 0 0 लिख देंगे। टाइम t की पावर 1 है, तो m की पावर कुछ नहीं है, t की पावर l की पावर 0 है, t की पावर 1, ये टाइम का हो गया। अब एरिया देखो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ l और ब्रेथ भी क्या है, लेंथ ही होती है, तो इसका भी l, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, तो ये कितना हो गया, l की पावर 2। तो यहाँ पर m की पावर 0, l की पावर 2 और t की पावर 0। इसी तरह से वॉल्यूम क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, l की पावर 3 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर l की पावर 1, ब्रेथ भी क्या है, लेंथ ही होती है, और ये भी क्या है, हाइट ही लेंथ है, तो l की पावर 3, m की टर्म नहीं है, t की टर्म नहीं है, तो उनकी पावर हम 0 लिख सकते हैं। ये आपके पास वॉल्यूम के डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, डेंसिटी को देखो, डेंसिटी क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होती है, मास डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब मास को किस में मेजर करोगे, m की पावर 1, मास के लिए m की पावर 1, और वॉल्यूम आपने अभी निकाली है, कितने आए हैं वॉल्यूम के डायमेंशन, l की पावर 3। यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, m की पावर 1, l की पावर 3 और t की कोई टर्म नहीं है, t की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ से l की पावर कितनी हो जाएगी, -3 हो जाएगी, क्योंकि ये ऊपर जाएगा ना, तो l की पावर -3 और t की पावर कितनी हो जाएगी, 0। तो ये आपके डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया किसका, डेंसिटी का। ठीक है, ये डायमेंशनल फॉर्मूला किसका बन गया, डेंसिटी का। इसी तरह से यहाँ पर आप इसको एक और तरीका है निकालने का, जैसे कि यूनिट से मास को किस में मेजर करते हो, केजी में, और वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी, मीटर क्यूब। ठीक है, मीटर क्यूब हो गई, तो केजी को क्या है, मास, तो ये कितना हो जाएगा, m की पावर 1, और ये क्या है, मीटर, लेंथ को मेजर करते हो मीटर में, तो l की पावर 3, तो m1 l-3। तो आपको इसको यूनिट से भी निकाल सकते हो डायमेंशनल फॉर्मूले को। तो डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया हमारे पास, m1 l-3 और t 0। क्लियर है, फिर आ जाता है हमारे पास डिस्टेंस, स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या है हमारे पास, यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, लेंथ ही होती है अपॉन में टाइम, स्पीड क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस क्या है हमारे पास, लेंथ ही है, और ये टाइम की पावर 1 है, ऊपर आएगा तो -1, l
टी माइनस वन, एम की कोई टर्म नहीं होगी, L1 टी माइनस वन, ठीक है। एम की कोई टर्म नहीं है तो उसको 0 लिख दिया, L1 टी माइनस वन। तो ये आपके पास डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया इसका, स्पीड का। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सेलरेशन का, क्या हुआ? तो एक्सेलरेशन आपके पास क्या होता है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी क्या होती है? मीटर पर सेकेंड, तो मीटर को लेंथ में, पर सेकेंड मतलब नीचे है टाइम, तो उसको टी की पावर माइनस वन लिख दोगे आप, और अपॉन में नीचे क्या है? टाइम, तो टाइम के लिए टी, तो ये टी ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? एल टी की पावर माइनस के टू। तो m की टर्म नहीं है तो उसको लिख सकते हो m0 l की पावर 1 और t की पावर माइनस टू। तो ये आपके पास किसका निकल गया? एक्सेलरेशन का। फिर आ जाता है हमारे पास मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? ये मोमेंटम आप पढ़ेंगे, जैसे 9th क्लास में पढ़ के भी आए हो, p से डिनोट करते हैं आप मास इनटू वेलोसिटी। मास की m की पावर 1, वेलोसिटी के आपने निकाले हैं L1 t माइनस m1, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड होती है ना, तो m1 t माइनस वन, तो यहाँ से m1 L1 t माइनस वन। तो ये फॉर्मूला हो गया आपका मोमेंटम का, डायमेंशनल फॉर्मूला। नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्स। फोर्स किसके इक्वल होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास के लिए m की पावर 1 लिख देंगे, एक्सेलरेशन की आपने निकाल ली है m0 L1 t माइनस टू, तो यहाँ से m1 L1 t माइनस टू, ये आपके किसके हो गए? फोर्स के। इसी तरह से वर्क के देखो, वर्क के क्या होते हैं? फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स के आपने निकाले हैं अभी m1 L1 t माइनस टू, ये तो किसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा? फोर्स का। इसके साथ डिस्टेंस का और इनटू में l की पावर 1, तो यहाँ से m1 l की पावर 2 और t की पावर माइनस टू। तो ये दो आप इम्पोर्टेंट है, काफी लर्न ही कर लीजिए, फोर्स और वर्क का, ठीक है। इसके बाद बहुत सी और फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जैसे धीरे धीरे आपको फॉर्मूला पता होता जाएगा, जैसे जैसे आप वो चैप्टर्स को रीड करोगे, फिर उनका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना आप सीख जाओगे, ठीक है। तो नेक्स्ट अभी फॉर्मूला फॉर्मूला लिख के उनका, और डायमेंशन फॉर्मूला लिख के देख ले फिर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है? तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि जो डायमेंशनल फॉर्मूला है दोनों तरफ के ईच टर्म का वो इक्वल होगा किसी भी इक्वेशन में। जैसे कि ये हमारे पास एग्जांपल से समझते हैं, ये एक इक्वेशन है, यहाँ पर v क्या है? फाइनल स्पीड है, u इनिशियल स्पीड है, और a जो है वो एक्सेलरेशन है, और t जो है वो टाइम है। तो यहाँ से v लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम, v क्या है? v हमारी स्पीड है, तो मीटर पर सेकंड होगा, v क्या होगा? मीटर पर सेकंड, तो मीटर का क्या हो जाएगा? L1, और पर सेकंड मतलब t माइनस वन। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड का, कितना हो गया? m0 L1 t माइनस वन। क्लियर है? अब इसकी राइट हैंड साइड की फर्स्ट टर्म का देखते हैं हम, क्या होगा? m0, ये क्या है? स्पीड ही है, तो इसका मीटर पर सेकंड ही होगा, मीटर पर मतलब l की पावर 1 और t की पावर माइनस वन, तो मीटर पर सेकंड, प्लस में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। मीटर का मतलब लेंथ, l की पावर 1 हो गया, ये क्या हो गया? l की पावर 1 मीटर पर सेकंड, t की पावर माइनस वन अपॉन में t। तो एक्सेलरेशन का हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला कितना होगा? L1 t माइनस के, ये कितना हो गया? t माइनस के 2। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? t की पावर कितनी हो जाएगी? माइनस के 2। क्लियर है? m L1 और t की पावर माइनस टू, तो यहाँ से L1 t की पावर माइनस टू इंटू में ये टाइम और है हमारे पास, एक्सेलरेशन का तो हो गया ये डायमेंशनल फॉर्मूला, और टाइम का t की पावर 1 हो रहा है। क्लियर है? तो यहाँ से जब हम इसको m0 L1 t माइनस वन, देखो v के जो डायमेंशन थे वो ही u वाली टर्म के हैं, इस u वाली टर्म के हैं सिर्फ, और ये ही पूरे 80 टर्म के हैं। 80 के टोटल मिला के वन टर्म है ना, पूरी 80 पूरी वन टर्म है, तो इसके डायमेंशन फॉर्मूला भी कितने हैं? m0 L1 t माइनस वन। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की ईच टर्म के डायमेंशन फॉर्मूला सेम है।
अगर हम इसको आगे ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2m0 L1t-1, मतलब यहाँ पर भी ये क्या है मीटर पर सेकेंड है, और यहाँ पर ये क्या है प्लस में मीटर पर सेकेंड है, तो ये कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा ना, और 2 जो है वो एक कांस्टेंट है, तो इसके कोई डायमेंशन नहीं होंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि कोई इक्वेशन है तो उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की ईच टर्म का डायमेंशन फॉर्मूला जो है वो सेम होगा। तो ये कहता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसके बाद हमारे पास अगर इससे नहीं है तो एक डेफिनेशन और होती है, उससे आपको और भी अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। ये क्या कहता है कि हम ऐड और सब्ट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी को ही कर सकते हैं, जैसे कि 10 किलो में आप केजी की ही कोई टर्म ऐड करोगे, ठीक है, मान लो 2 केजी ऐड कर रहे हो एग्जाम्पल के लिए, ऐसा नहीं करोगे कि 10 केजी में जो है वो आप 2 मीटर ऐड कर दें, ऐसा तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो सही नहीं है, क्योंकि सिमिलर जो यूनिट है उसमें सिमिलर यूनिट को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ना कि अपोजिट यूनिट्स को या कोई और यूनिट्स को, ठीक है। इसी तरह से जैसे कि अब हम इसको समझ सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन है, तो हमें यहाँ पर ए और बी का डायमेंशंस निकालने हैं, ए और बी के डायमेंशंस निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि ये इसमें से सब्ट्रैक्ट हो रही है, मतलब जो इसके यूनिट होगी वही इसकी यूनिट होगी, मतलब हम इस तरह से लिख सकते हैं v इज इक्वल टू ए, ठीक है, v इज इक्वल टू ए, v क्या है स्पीड है, तो इसका मीटर पर सेकेंड होगा, यूनिट क्या होगी मीटर पर सेकेंड होगी स्पीड की, तो मीटर की तो l और पर सेकेंड मतलब t-1 मीटर पर सेकेंड। तो a के भी डायमेंशंस क्या होंगे इन टर्म ऑफ लेंथ 1 हो जाएंगे और इन टर्म ऑफ टाइम -1 हो जाएंगे, डायमेंशन पूछ रहे हैं ना, तो मतलब हमें सिर्फ पावर बतानी है, तो a के तो डायमेंशंस ये हो गए हमारे पास, क्लियर है। अब b के कैसे निकालेंगे, b इज इक्वल टू b इंटू में t, b के निकालने हैं, तो b के हम इस तरफ रख लेंगे b को, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा v बाय में t, तो v के तो हमें पता है मीटर पर सेकेंड होते हैं, v के कितने हो जाएंगे हमारे पास मीटर पर सेकेंड मतलब l t-1 मीटर पर सेकेंड अपॉन में टाइम और है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास b को यहाँ ये रखा मैंने v बाई टी कर दिया, ये t है, तो यहाँ से t और है हमारे पास t के t L1, ये कितना हो जाएगा L1 t माइनस के 2, तो ये आपके पास डायमेंशन इन टर्म ऑफ लेंथ 1 आ गए और इन टर्म्स ऑफ टाइम जो है वो -2 आ गया, ठीक है, तो ये डायमेंशंस हैं a और b के। तो ये सब आपका बेसिक इंट्रोडक्शन था रिलेटेड टू डायमेंशंस, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।